12 से 13 बच्चे अभी कुंभ के मेले में पैदा हुए हैं। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे? आप लोगों के पास डॉक्टर्स और वो सारी सुविधा थी यहाँ? 13 अस्पतालों में हमारी डिलीवरी की फैसिलिटीज़ थी। लेडी मेडिकल ऑफिसर्स पहले से तैनात थी, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर थे कि बाई चांस ऐसा कोई केस आता है तो यहीं पे डिलीवरी हो जाए सुगमता से और उसको कहीं बाहर न जाना पड़े। कितने अभी लोग आपके पास आ चुके हैं? कितनी ओपीडीज रही? अभी तक की बात करें तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा ओपीडीज अभी यहाँ पे हो चुकी है। चाहे सैनिटेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे टेंटेज हो, चाहे विद्युत हो, पानी हो, XYZ किसी भी कॉम्पोनेंट की आप बात कर लें, वो मौनी अमावस्या को सेंटर में लाके किया जाता है कि अगर आपने मौनी अमावस्या की भीड़ को अपनी सुविधाओं से संतृप्त कर दिया तो मतलब आपका प्लान फुल प्रूफ है। वो सारे दिन बाकी जो 44 दिन है वो चल जाएगा। इंटरनल मैकेनिज्म है, उस इंटरनल मैकेनिज्म के लिए हमारे पास जैसे 115 BLS एम्बुलेंसेज हैं, हमारे पास 10 ALS एम्बुलेंसेज है, 7 रिवर एम्बुलेंस है, 1 एयर एम्बुलेंस भी है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया है और प्रयागराज की पावन धरती से मैं आपको कई दिनों से महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही हूँ। महाकुंभ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कितने करोड़ों लोगों का जनसैलाब यहाँ आता जा रहा है, हर एक रिपोर्ट आपके पास बराबर पहुँच रही है। लेकिन आज एक खास पॉडकास्ट है, क्योंकि महाकुंभ में जब करोड़ों लोग आते हैं, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे रणनीति तैयार की जाती है, लोगों का आना इतनी आसानी से कैसे पॉसिबल है, जाना कैसे पॉसिबल है, हेल्थ की कुछ इशू आ जाए तो क्या करेंगे यहाँ लोग, और महाकुंभ में साफ सफाई, खाने पीने, रहने सोने की कैसे व्यवस्था मैनेज की जाती है। इसी के चलते एक जो प्रशासन है वो एक टीम गठित करता है और ये टीम कई महीनों से लगातार काम करती चली आती है। इसी के चलते आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। स्पेशल एग्जीक्यूटिव कुंभ मेला की IAS आकांक्षा राणा जी। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिम्मेदारी बहुत है कुंभ मेले में, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, करोड़ों लोग यहाँ पहले से ही अनुमानित था कि पहुँचने वाले हैं, जब आपको पता चला कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है तो क्या फीलिंग थी, क्या आपने निर्णय लिए, कैसे डिसीजन बनाए? जैसे मेरी पोस्टिंग यहाँ पे लगभग 5.5 महीने पहले हुई है और जब पोस्टिंग ऑर्डर आया तो थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि एक टेम्प्रेरी व्यवस्था है, एक परमानेंट जॉब नहीं है, एक परमानेंट पोस्टिंग नहीं है। तो सबसे पहले इंसान को ये लगता है कि रहने का और आने जाने का क्या रहेगा। उसके बाद एक्चुअली में जैसे आपके पास मेन स्ट्रीम पोस्टिंग रहती है, जैसे अगर आप CDO है या नगर आयुक्त है तो आपको वर्क डिस्क्रिप्शन पता है, आपको क्या क्या काम करना ये पता है, आपके पहले के जो अधिकारी रहे हैं वो आपको गाइड करने के लिए रहते हैं, तो सारे सिस्टम में क्लैरिटी रहती है, आपका पूरा सेटअप होता है, पूरा आपका स्टाफ का पेरिफर्नेलिया होता है, सारी चीज़ें रहती है। तो जब पोस्टिंग है तो पहले तो थोड़ा सा डाउट लगा कि ये तो टेम्प्रेरी टाइप का है, क्या काम है, क्या करना होगा, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं थी। पर उसके बाद जब मेलाधिकारी सर से बात हुई, इसके बारे में जाना कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्कोप है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो एक अंदर से बहुत ही एक्साइटमेंट था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने को मिल रहा है, इतना बड़ा कुंभ है और देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे, इतने करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और इतना मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है। मतलब जैसे किसी और पोस्ट में रहते तो उसका जो स्कोप इट्स लिमिटेड कि आपको इस फील्ड में काम करना है, इस डिपार्टमेंट में काम करना है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप जितनी भी चीज़ें सोच सकते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट सोच सकते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर सोच सकते हैं, उन सारे चीज़ों को कंबाइन करके कुंभ निकल के आता है। तो आई थिंक मतलब मेरे लिए तो इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि मेरे को इसमें काम करने का मौका मिला, इसका पार्ट बनने का मौका मिला और आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस है ये आगे भी मेरे को काम आएगा, मतलब प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। प्रोफेशनली तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए, बट एट पर्सनल लेवल इतनी बड़ी गैदरिंग को देखना, समझना और उनको फैसिलिटेट करना, इतने बड़े मैकेनिज्म का पार्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रहा, बहुत बड़ा आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी रही और इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। ऐसा सवाल मेरे मन में आया है कि 2 ही IAS अधिकारी यहाँ अपॉइंट हुए हैं और जिसमें से एक आप हैं। क्या आप में ऐसी खूबी थी कि आपको चुना गया? नहीं, अब ये खूबी क्या थी, क्या देख के चुना गया, इसके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या देख के चुना गया, बट जो भी जैसे भी चुना गया ये मेरे को नहीं पता, बट एंड रिजल्ट बहुत अच्छा था कि मतलब जैसे भी चुना गया हो, अल्टीमेटली आई एम हियर डूइंग माई जॉब
तो वो ओवरऑल जो उसके बीच की जर्नी है और जो उसका कल्मिनेशन है ये बहुत अच्छा है। उसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं जी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ग्राउंड लेवल पर रह के आकांक्षा राणा जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो छोटा शहर हो, गांव हो, बहुत ही बड़े बड़े काम हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अब ये सवाल है कि हेल्थ और सैनिटाइजेशन का आपको यहाँ दारोमदार संभालने को मिला। हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है यहाँ, क्योंकि मौसम बदलता है, करोड़ों लोग हैं, धूल है, मिट्टी है, वेदर चेंज है और ठंड का मौसम भी, गर्मी भी। तो जो पहले हम हेल्थ की बात करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपको हेल्थ सेक्टर में आए और आपने क्या क्या प्रिपरेशन और प्लानिंग कर रखी थी कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? अगर हेल्थ की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स पे मैं बात कर सकती हूँ। पहले तो परमानेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे सिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेज है, जैसे यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है और एक मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स टेकअप किए थे तो वो था कि उनका टाइमली कंप्लीशन होना। उसमें जो हमारी ओपीडी फैसिलिटीज़ हैं, आईपीडी फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स हैं और लोगों के रहने के लिए रैन बसेरे हैं, ये सारी चीज़ें, प्राइवेट वार्ड्स हैं, बर्न वार्ड्स हैं, तो इन सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका टाइमली कंप्लीशन होना और जो भी हमारी एजेंसीज हैं उनका टाइमली पेमेंट होना। तो ये एक पॉइंट ऑफ रिव्यू था जो हम लोग ने टाइमली कंप्लीट कर दिया मेले होने से पहले। उसके बाद जो हमारा जो मेले में जो टेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, जैसे अगर मैं मेले की बात करूं तो यहाँ पे लगभग हमारे 23 टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स हैं और जिनकी क्षमता 360 बेड्स की है। तो इसमें जो हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है और 2 हमारे 25 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, इसमें हमारे 30 बेड के आईसीयूज़ चलते हैं। इसमें हमारे कैंट ने 20 बेडेड आईसीयूज़ दिए हैं और 10 बेडेड जो आईसीयू है वो हमारा एम्स रायबरेली द्वारा संचालित होता है। तो सबसे पहले हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना परमानेंटली जो सिटी में है उनका, और जो टेम्प्रेरी हमारे यहाँ पे मेले में है वो टेम्प्रेरी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। उसके बाद इंश्योर करना कि हमारा जो मैन पावर है वो टाइमली आ जाए। जैसे अगर अभी मेले की बात करूँ तो लगभग 250 डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं और लगभग 1100 स्टाफ हमारे हैं जो इन सारे अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। इसके बाद पूरा स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को फंक्शनल कैसे करेंगे, ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे। तो हमारा पूरा एक हेल्थ प्लान बनता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, मैन पावर से लेकर, प्रोक्योरमेंट से लेकर, उसके एग्जीक्यूशन तक, हॉस्पिटल्स की फंक्शनैलिटी तक, कैसे हम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे उनकी नीड्स को हम केटर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान भी इसी का एक पार्ट होता है कि मान लीजिए अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो, चाहे कोई स्टैम्पीड हो, चाहे कोई ड्राउनिंग हो या बर्न इंसिडेंट हो, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हम कैसे कैटर करेंगे। क्या हमारे जितने भी डॉक्टर्स और यहाँ पे जो स्टाफ है क्या उस चीज़ के लिए वो तैयार है, क्या उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराना हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहा है अगर उसको डॉक्टर ने अच्छे से बात कर लिया, उसको अच्छे से आपने रिसीव कर लिया अस्पताल में, उसको टाइमली सारी चीज़ें मिल गई, टाइमली उसका टेस्ट हो गया, उसको इधर उधर नहीं भागना पड़ रहा है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म बनाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद जो CBRN का एक इशू था कि केमिकल बायोलॉजिकल इंसिडेंट अगर होने की संभावना है तो उस चीज़ के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डॉक्टर्स की और पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग करना, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठे लेकर आना एक अपने आप में चैलेंज भी रहता है कि क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सारे लोग उसमें उसका पार्ट रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठे लेकर एक दिशा देना एक अपने आप में एक बिंदु रहता है। इसके साथ ही साथ जैसे वेक्टर बॉन्ड का एक कंपोनेंट है, जैसे आप देखेंगे जैसे मौसम बदलता है, जैसे ठंड के बाद गर्मी आती है तो मच्छर बढ़ने लगते हैं और जो मक्खियाँ हैं उसका बढ़ने लगता है, प्रकोप बढ़ने लगता है। तो टाइमली जो हमारे जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जो आपके मस्कीटो के जो लार्वा है वो बनने लगते हैं, तो वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव होना, फॉगिंग होना, हमारे जो टेंट्स हैं उसमें IRS स्प्रे करते हैं हम ताकि वहाँ पे कोई इशू इस टाइप का ना हो। तो ये सारी चीज़ें करना, इतना बड़ा उनका अपना 400-500 कर्मचारियों का जो पूरा मैन पावर का जो खाका है उसको चैनलाइज करना कि टाइमली ये सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद इतने करोड़ों की संख्या में जब लोग आते हैं तो एपिडेमिक का भी एक वो रहता है कि कहीं कोई एपिडेमिक ना फैल जाए, उसके लिए सर्विलेंस जो टीम है उसको उसको तैयार करके रखना कि उनको जो उनके
स्कोप ऑफ वर्क में है कि आपको पानी जो वाटर सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ पे उनको टाइमली सैम्पलिंग करना, वो लैब में भेजना, हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल चेक करना कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कहीं पे किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के स्पेसिफिक सिम्टम्स के लोग आ रहे हैं तो कहीं कोई बीमारी जनित तो नहीं हो रही है। तो ये सारी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको लेकर हम पूरा अपना हेल्थ प्लान बनाते हैं और उसके बाद इंश्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चले, संचालित हो, ताकि कोई भी पेशेंट अगर आए, अगर उसको कोई इशू होता है तो या तो हम उसको यहाँ पे केटर करके उसका ट्रीटमेंट कर दें, और अगर कोई ऐसी बीमारी है, मान लीजिए ब्रेन हेमरेज की हो गई या फिर हार्ट डिजीज़ हो गई, तो उसके लिए हम लोग इंश्योर करते हैं कि उसको हम हमारे जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे वहाँ पे उसको रिफ़र कर देते हैं। तो ये जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, उस इंटरनल मैकेनिज़्म के लिए हमारे पास जैसे 115 BLS एम्बुलेंसेज हैं, हमारे पास 10 ALS एम्बुलेंसेज है, 7 रिवर एम्बुलेंस है, 1 एयर एम्बुलेंस भी है। तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, क्योंकि इतने सारे, अगर आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं तो उसमें हर एक एज कैटेगरी के लोग हैं, उसमें बहुत वृद्ध भी हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको पहले से बीमारी है, ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो इतने सारे इश्यूज़ जो इकट्ठे आ जाते तो उनको, ताकि हम टाइमली उनको ट्रीट कर सके, टाइमली उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके, तो इसके लिए हमारा पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे वेल सेटअप है। बहुत बड़ा एक आपने तैयारी जो आपने की वो बताई, लेकिन अब तक ये मेरा सवाल रहेगा कि अब तक, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ आ चुके हैं और इतनी श्रद्धा भाव है लोगों में कि लोग अपना हेल्थ नहीं देख रहे, अपनी उम्र नहीं देख रहे, बस चले आ रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। कितनी OPDs अभी तक आपके नज़र में यहाँ हो गई होंगी और कितने बड़े जो चैलेंजेस हैं वो इस बीच आए हैं, जो क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आप सोच के चल रहे होते हैं कई बार उससे हट के कुछ हो जाता है, तो उसमें आप कैसे मूव करते हैं चीज़ों को, और कितने अभी लोग आपके पास आ चुके हैं, कितनी OPDs रही हैं? ऐसे अगर मेले की बात करें तो यहाँ पे सरकारी जो अस्पताल है उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स भी यहाँ पे चलते हैं, जैसे कुछ संस्थाएं हैं वो अपने क्लिनिक्स चलाते हैं। यहाँ पे जैसे नेत्र कुंभ है, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, आंखों की जांचें होती है, मुफ्त में वो चश्मे भी बांटते हैं। तो पूरा संकलित डेटा तो नहीं बता पाऊँगी, पर जो हमारे सरकारी अस्पताल है, जो 23 हॉस्पिटल्स जो मैंने बताए, उसमें अगर अभी तक की बात करें तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा OPDs अभी यहाँ पे हो चुकी है। जी 5 लाख से, मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी दिखा चुके हैं। हाँ, अच्छा, हमने ना अभी कुछ ही दिनों में ये सुना कि 12 से ज़्यादा जो है नवजात बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, जो कि बिल्कुल एक अलग सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग भी इस चीज़ को नहीं सोच सकते थे, क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, 9 महीने की, 8 महीने की गर्भवती है, तो वो इतनी भीड़ में क्यों आएगी। लेकिन अभी जो डेटा आ रहा है, 12 से 13 बच्चे अभी कुंभ के मेले में पैदा हुए हैं। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे? आप लोगों के पास डॉक्टर्स और वो सारी सुविधा थी यहाँ पे जो अभी तक के आंकड़े, लगभग 13 बच्चों ने जन्म लिया है यहाँ पे हमारे सरकारी अस्पताल में। तो हमारे जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 25 बेडेड हॉस्पिटल है और जो 10 सेक्टोरल हॉस्पिटल है, तो लगभग 13 अस्पतालों में हमारी डिलीवरी की फैसिलिटीज़ थी। लेडी मेडिकल ऑफिसर्स पहले से तैनात थी, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर थे कि बाई चांस ऐसा कोई केस आता है तो यहीं पर डिलीवरी हो जाए सुगमता से और उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। जी, ये तो चैलेंजेस हो गए हेल्थ के। जब ये कुंभ स्टार्ट हुआ तो आपको भी देखा गया कि आपने कैसे हमारे PM को समझाया था कि हम सैनिटाइज फ्री ये करेंगे, प्लास्टिक फ्री कुंभ रहेगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी कि इस कुंभ को प्लास्टिक फ्री करना है, और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आम जनता आती है, करोड़ों लोग आते हैं, उन्हें एक श्रद्धा भाव तो है स्नान करना है, लेकिन उनकी जो उनको करना चाहिए, जो उनको सोचना चाहिए, वो नहीं करते। कहीं भी पॉलीथिन डाल दी, कहीं भी कपड़े डाल दिए। तो ये आपने प्लान कैसे तैयार किया कि जो कुंभ है, महाकुंभ है, वो प्लास्टिक फ्री हो सके? जब कुंभ के बारे में बात करते तो सबसे एक एडिशनल जो उसके साथ जुड़ता है स्वच्छ कुंभ, और इस बार एक नया एडिशन हुआ था उसके साथ प्लास्टिक फ्री कुंभ। तो इन दोनों परिकल्पनाओं को धरातल पर लाने के लिए एक विस्तृत प्लानिंग की जाती है, और ये प्लानिंग आई थिंक बहुत समय पहले से शुरू हो गई थी। मेरे को आए हुए अभी सिर्फ 5.5 महीने हुए हैं, बट ये जो सैनिटेशन से रिलेटेड प्लानिंग है वो 1-1.5 साल पहले से ही प्रारंभ हो गई थी। तो इसकी भी अपनी एक अनोखी जर्नी है सैनिटेशन, क्योंकि इतना बड़ा कंपोनेंट है किसी भी चीज़ का, कि एक तो वो ये है कि
आपके एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। जब भी हम कहीं जाते हैं, भले बहुत सारी वीआईपी व्यवस्था हो, अच्छा टेंट हो, अच्छा होटल हो, बट अगर सफाई नहीं है तो उसी समय आपको लगता है कि अरे ये तो बेकार हो गया। तो सिमिलरली अगर कुंभ की बात करें तो जितने भी पिलग्रिम्स आते, जितने भी श्रद्धालु आते, तो सबसे पहला जो उनका साक्षात्कार होता है कुंभ से, तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट यही दिखता है कि सफाई कैसी है, वहाँ पे साफ़ सफाई है कि नहीं है, आपके एम्पल नंबर्स में टॉयलेट्स है कि नहीं है, टॉयलेट्स क्लीन है कि नहीं है, डस्टबिन्स है कि नहीं है। तो उसी से एक आप परसेप्शन बिल्ड करते हो किसी भी और किसी भी व्यवस्था का, किसी भी पर्व का, या किसी कोई कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसका एक परसेप्शन आप सफाई से बिल्ड करते हो। और सैनिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी ना तो स्टार्टिंग डिफाइंड है ना तो उसका एंड डिफाइंड है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, डे 1 से वो शुरू होता है और आखिरी दिन के बाद तक वो चलता है। ये ऐसी प्रक्रिया है और उसमें कभी भी स्टेगनेंसी नहीं है, कभी भी उसमें ये नहीं कि अभी ये चीज़ ख़त्म हो गई। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, उसको आप हर मिनट उसका आकलन करते हैं, हर घंटे उसका आकलन करते हैं। और जो सैनिटेशन है, आई थिंक उसकी परीक्षा हर सेकंड होती है कि भाई ये साफ़ सफाई है कि नहीं है। हो सकता है कि सफाई अभी हो पर वो 2 मिनट बाद ना दिखे, 15 मिनट बाद ना दिखे। तो ये कंटिन्यूस लड़ाई है जो ये सारे जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो 10,000 सफाई कर्मी हमारे हैं, जो आई थिंक प्रतिदिन और प्रति घंटे और प्रति मिनट लड़ते हैं इस चीज़ को, इतनी पूरी व्यवस्था को साफ़ रखने के लिए। तो जो सैनिटेशन जो प्लान बना था तो उसका जो एक बेस था वो 2019 कुंभ था, जो 2019 का कुंभ था कि उस समय कितने करोड़ों में श्रद्धालु आए, उस समय क्या व्यवस्थाएं थीं, कितनी संख्याओं में हमने टॉयलेट्स दिए थे। अगर 2019 की बात की तो लगभग 1,15,000 टॉयलेट्स और यूरिनल्स इंस्टॉल हुए थे। उसके बाद आप एस्टिमेट करते हैं कि 2025 में कितने करोड़ श्रद्धालु आएंगे। और जो बेसिक जो पॉइंट होता है हमारे प्लानिंग का वो मौनी अमावस्या होता है। जितनी भी प्लानिंग होती है किसी भी फील्ड की बात कर लें, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे टेंटेज हो, चाहे विद्युत हो, पानी हो, XYZ किसी भी कंपोनेंट की आप बात कर लें, वो मौनी अमावस्या को सेंटर में लाके किया जाता है कि अगर आपने मौनी अमावस्या की भीड़ को अपनी सुविधाओं से संतृप्त कर दिया तो मतलब आपका प्लान फुल प्रूफ है, वो सारे दिन बाकी जो 44 दिन है वो चल जाएगा। तो सैनिटेशन में बात करें तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो हमारे टॉयलेट से पहले तो हम उनके नंबर का आकलन करते हैं कि इतने करोड़ की संख्या में श्रद्धालु जब मौनी अमावस्या के दिन आएंगे तो हमको कितनी संख्या में टॉयलेट्स की आवश्यकता होगी। उसके साथ उसमें भी काफ़ी सारे इंटरनल डिवीज़न है कि किस प्रकार का टॉयलेट चाहिए, किस संख्या में चाहिए। तो उसका एक कॉन्सेप्ट नोट बनता है और फिर वो शासन में जाके जो एपेक्स कमेटी होती है, जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होती है, और उसी एपेक्स कमेटी के माध्यम से सारे प्रोजेक्ट्स पास होते हैं, सैंक्शन होते हैं। उसके बाद संबंधित विभाग उसका जियो निकालता है, टेंडरिंग होती है, वेंडर्स आबद्ध होते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें धरातल पर आकर वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो सैनिटेशन की अगर सिर्फ स्पेसिफिक सैनिटेशन की बात करें तो पहले तो टाइप ऑफ टॉयलेट्स, उनकी संख्या का आकलन हुआ। उसके बाद ऑन टाइम सारे हम लोग ने टेंडर्स कर दिए और लगभग 16 वेंडर्स हम लोग ने आबद्ध किए। और इन सारी चीज़ों के बीच में जैसे अगर 19 की बात करें तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगा, पर इस बार ये सारी चीज़ें ऑन टाइम हो गई। तो जो सैनिटेशन की टीम थे उसके पास भी समय था कि हमने जाके जो वेंडर्स हैं उनकी इन्वेंट्री चेक करी कि इतने लाखों की संख्या में अगर ये टॉयलेट्स लगने हैं तो क्या हमारा जो वेंडर है वो केपेबल है इन सारी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, क्या वो फाइनेंशियली केपेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में फेल हो जाए। और इस बीच में अगर कोई वेंडर फेल हो जाता है तो इतनी बड़ी संख्या में कोई नया वेंडर मार्केट से लाना, उन सारी चीज़ों को व्यवस्था करना मौके पे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता। क्योंकि सारी चीज़ें टाइमली हो गई तो ये सारी चीज़ें टाइमली वेरीफाई भी हो गई। उसके बाद दूसरा चैलेंज आता है कि इन सारे टॉयलेट्स की स्ट्रैटेजिकली साइटिंग करना कि इन टॉयलेट्स को या यूरिनल्स को हम कहाँ लगाएंगे, क्योंकि मेला क्षेत्र इतना बड़ा है, लगभग 4,000 हेक्टेयर का मेला क्षेत्र फैला हुआ है और लाखों की संख्या में यहाँ पे कैंप्स और टेंट स्थापित होते हैं। और कितनी यहाँ पे 400 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के यहाँ पे चक्कर प्लेट्स लगे रहते हैं। तो इंटरनल जो लेआउट बनता है कि कहाँ पे सड़कें निकालेंगे, कहाँ पे संस्थाएं रहेंगी, कहाँ पे अस्पताल रहेंगे, कहाँ पे थाने रहेंगे, तो ये सारी प्लानिंग पैरेलली चलती रहती हैं। उसी प्लानिंग के साथ साथ हमको ये सैनिटेशन के पर्सपेक्टिव से प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम टॉयलेट्स कहाँ लगाएंगे, यूरिनल्स कहाँ लगाएंगे, फिर ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। उसके बाद हम लोग ने जो सर्विस लेवल बेंचमार्किंग जो निर्धारित की हुई है उसको हम मॉनिटर करते हैं। पहले तो ये कि टॉयलेट्स लगने के बाद फंक्शनल हो जाएं, उसमें जो लाइट्स है वो लग जाएं, पानी के कनेक्शन हो जाएं, जो वेंडर्स को मैन पावर देना है वो वहाँ पे आ जाए, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उसका स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो हम लोग की ये थी कि जो मेला है वो हमारा ओडर फ्री, लिटर फ्री,
रहेगा और प्लास्टिक फ्री रहेगा। तो ये तो एक टॉयलेट के पर्सपेक्टिव से हो गया। इसके साथ साथ वेंडर्स को ये भी करना है कि ऑर्डर मैनेजमेंट सोल्यूशन डालना है ताकि उससे कोई दुर्गंध ना आए। उसको 24 आवर्स अपना मैन पावर रखना है कि जैसे ही उसका यूसेज हो वैसे ही उसकी पैरेलली क्लीनिंग हो जाए और दूसरे यूज़र के लिए वो तैयार हो जाए। इसके साथ ही साथ जैसे हमारे बेसिकली अगर मैं सारे टॉयलेट्स को अगर बाइफर्केट करूं तो 2 टाइप के टॉयलेट्स हम कह सकते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसमें सोक पिट होता है, एक कैटेगरी होती है जिसमें सेप्टिक टैंक होता है। तो जो गंगा के पास है या नदी के पास है वहाँ पे हम सेप्टिक टैंक लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि एक एनजीटी की भी गाइडलाइन है कि हमको नदी में ज़ीरो डिस्चार्ज करना है। तो सेप्टिक टैंक में क्या होता है कि आपका सेप्टेज पूरा कलेक्ट होता है और उसको हम सक्शन व्हीकल के माध्यम से उसको हम हमारे एफएसटीपी प्लांट में जो टेम्प्रेरी एसटीपी प्लांट है वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इसके साथ ही साथ कुछ टॉयलेट्स ऐसे होते हैं जो सोक पिट होते हैं जिसमें आपके टैंक में छेद होते हैं जिसमें आपका जो लिक्विड है वो आपका सोक कर लेता है जो आसपास की जो लैंड है। तो जो हमारे नदी से दूर है या फिर जहाँ पे ठोस ज़मीन है वहाँ पे हम सोक पिट लगाते हैं। तो हमारे वेंडर्स के उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि ये इन सारी चीज़ों का सक्सेसफुल ऑपरेशन करना है। मतलब टाइमली आपको इन सारी चीज़ों को क्लीन करना है, उनका साइंटिफिकली ट्रीटमेंट एफएसटीपी प्लांट में हो या टेम्प्रेरी एसटीपी प्लांट में हो, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी होती हैं। तो ये पूरा एक सक्सेसफुल का मैकेनिज्म होता है। तो लगभग अगर नंबर्स की बात करें तो लगभग 350 सक्शन व्हीकल्स हमारे पास हैं और 3 टेम्प्रेरी एसटीपी प्लांट्स यहाँ पे बने हुए हैं। मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतनी पूरी टेम्प्रेरी व्यवस्था में टेम्प्रेरी एसटीपी प्लांट स्क्रैच से बनाना, फिर वहाँ पे सारे सेप्टेज को ट्रीट करना और उस चीज़ को अनइंस्टॉल करना। तो ये सारी पैरेलली प्रोसेस चलती हैं। फिर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मैनुअल क्लीनिंग ना करनी पड़े हमारे सफाई कर्मियों को। उसके लिए जेट स्प्रे के माध्यम से हमारे वेंडर्स क्लीनिंग करता है। तो ये एक टॉयलेट का एक ओवरऑल ओवरव्यू है। इसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम काम करते हैं कि प्रत्येक 50 मीटर में एक डस्टबिन होना चाहिए, तो उसका प्रोक्योरमेंट करना, उन डस्टबिन्स में लाइनर बैग लगाना, उन लाइनर बैग को दिन में 3 बार बदलना, और जो हमारे जो भी स्ट्रीट स्वीपिंग कर रहे हैं लोग या पिकिंग कर रहे हैं तो उसको डस्टबिन्स में डाल के लाइनर बैग में भरना और लाइनर बैग से टिपर के माध्यम से फिर ट्रांसफर स्टेशन जाना, ट्रांसफर स्टेशन से कॉम्पैक्टर में शिफ्ट करना, कॉम्पैक्टर से हमारे वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में जाना ताकि उसका फर्दर वहाँ पे जो भी सेग्रीगेशन होना है, प्रोसेसिंग होना है, वो सारी चीज़ें होना। तो ये एक अपने आप में आई थिंक सैनिटेशन एक इतना बड़ा कंपोनेंट है जिसको अपने आप जिसके बारे में बताना या कवर करने के लिए आई थिंक बहुत बड़ा समय चाहिए। और जैसे एक कंपोनेंट आपने बात किया प्लास्टिक फ्री वाली बात कही, तो इतने बड़े संख्या में जब लोग आते हैं तो प्लास्टिक आज इतना सस्ता है, उतना ईजिली एक्सेसिबल है और घर में भी लोग यूज़ करते, तो उसको पूरा प्लास्टिक फ्री करना तो एक अपने आप में चैलेंज रहता है। हम लोग अपनी तरफ से हम लोग ने जैसे स्टार्टिंग से प्रयास किया कि विभिन्न आईसी गतिविधियां करी ताकि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज हो सके कि आप प्लास्टिक को पहले यूज़ ही ना करें, आप लाएं ही ना। उसके लिए चाहे डोर टू डोर कैंपेन्स हो, नुक्कड़ नाटक हो, ये सारी चीज़ें की। पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराए हमने पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से कि डाकिया गया और वो पैम्फलेट लेकर गया और डाकिए ने एक बड़ा पैम्फलेट दिया और उसको बताया कि भाई आप प्लास्टिक मत लेकर आइए, कुंभ एक पवित्र आयोजन है, इसमें प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मेला प्रशासन ने अपनी तरफ से भी जो दोना, पत्तल, कुल्हड़ है, कपड़े के बैग हैं, जूट बैग्स हैं, इन सब का प्रोक्योरमेंट किया और इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अभी आप जाएंगे मेले में तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक का कंजम्पशन मतलब काफ़ी कम है, काफ़ी हद तक कम है। आप अगर चाय की दुकान में भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो चाय कुल्हड़ में दे रहा है। अगर आप किसी वेंडिंग जोन में जाएंगे तो भी आपको दिखेगा कि बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स मिल रही हैं। और जितने भी भंडारे हो रहे हैं मैक्सिमम जगह लोग दोना पत्तल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारे एक विस्तृत हम लोग ने एक कार्य योजना बनाई थी जिसपे अब काम स्टार्टिंग से चल रहा है और आई थिंक जब मेला कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद भी चलेगा। जी देखिए, इसमें आपने बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्लान बताया। ये सब प्लान अभी पूरा नहीं बताया, अभी बहुत सारी चीजें हैं। छोटा है क्योंकि देखिए आप जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, श्रद्धालु हैं, आप लोग बस मेले में आते हैं और स्नान करने जाते हैं। कभी सोच के देखिएगा कि ये पूरा मेला ऑर्गेनाइज कराना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बार जैसे 2019 का भी मेला मैंने कवर किया था अपनी रिपोर्टिंग के चलते। अगर मैं सफाई की बात करूं, उस समय सफाई थी, लेकिन अगर मैं इस बार की सफाई की बात करूं, मुझे सड़क पे ना एक ग्लास दिख रहा है, ना कोई पॉलिथीन दिख रही है। जब दिख रहे हैं तो सफाई कर्मचारी, अगर कुछ गंदा नीचे पड़ा होता है तो तुरंत वहाँ झाड़ू लगती है, तुरंत कचरा उठाया जाता है। और इतनी ज़्यादा टॉयलेट्स, बाथरूम्स यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ अगर गंदगी की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए शायद यही कारण है कि करोड़ों की जनता यहाँ खींची चली आ रही है। जो मैसेज जा रहा है उसके बाद
लेकिन ये सवाल आता है कि इतना बड़ा प्लान है, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था करना है, व्यवस्था तो हमने कर दी, आप लोगों की टीम लग गई, अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है? कैसे आप लोग ये मॉनिटर करते हैं कि जो हमने व्यवस्था की है, जो लोगों तक हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं, वो सुचारू रूप से चल पा रही है या नहीं चल पा रही? अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें वन बाय वन बताने की मैं प्रयास करती हूँ। सबसे पहले अगर टॉयलेट्स की बात करें, सबसे पहले इंसान जब ज़्यादातर टॉयलेट दिखता है उसको कि टॉयलेट साफ़ है कि नहीं है और कहीं ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, टूटा फूटा तो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ने ICT बेस्ड मॉनिटरिंग ऐप बनाया हुआ है। हमारे पास लगभग 1500 गंगा सेवा दूत है जो वॉलंटियर्स हैं, तो हमारे जितने भी टॉयलेट्स और यूरिनल्स लगे हुए हैं पहले हम उनका QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप देखेंगे टॉयलेट्स में, हर एक टॉयलेट में आपको एक QR कोड लगा हुआ मिलेगा। इसके बाद जो हम लोग ने सर्विस लेवल बेंचमार्क्स जो निर्धारित किए अपने वेंडर्स के साथ में, जो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ने साइन किए हैं, जैसे 2-3 बता देती हूँ कि 10 टॉयलेट में उसको 1 मैन पावर रखना है, सफाई कर्मी रखना है। इसके साथ ही साथ उसको ये इंश्योर करना है कि जेट स्प्रे से क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रत्येक 10 टॉयलेट में 1 टॉयलेट वेस्टर्न होना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ऑर्डर सॉल्यूशन का उसको प्रयोग करना चाहिए। तो इन सारी सर्विस लेवल बेंचमार्क से हम लोग ने लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर बनाया है। तो जब गंगा सेवा दूत हमारा जाता है तो दिन में 2 बार उसको जाके मॉनिटरिंग करनी होती है। वो जाके पहले QR कोड स्कैन करता है तो उस टॉयलेट की डिटेल आ जाती है। उसमें जो 14-15 क्वेश्चन है उसमें यस और नो में उसको क्वेश्चनर मिलता है, तो उसमें वो आंसर्स भरता है। जिन जिन पैरामीटर में वो नो है, मान लीजिए उसकी कुंडी टूटी हुई है या फिर सफाई कर्मी प्रेजेंट नहीं है या उससे स्मेल आ रही है, तो वो सारा उसका नोटिफिकेशन संबंधित वेंडर के पास ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जाता है और 3 घंटे के अंदर उसको उन सारी चीज़ों को अपने सुव्यवस्थित करना होता है। एक तो ये ICT बेस्ड मॉनिटरिंग ऐप हो गया, तो डेली हमारे पास भी रिपोर्ट आती है जिसके माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं किस सेक्टर में किस वेंडर के कौन से टॉयलेट में इशू है, तो उसको हम फॉलोअप करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएं। इसके बाद जो अगर सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो टिपर्स हैं, कॉम्पैक्टर्स हैं, हमारी सक्शन की गाड़ियाँ सारी GPS इनेबल्ड हैं, तो इनका हम व्हीकल ट्रैकिंग करते हैं कि सभी जो व्हीकल्स है उनका रूट निर्धारित है कि वो अपने रूट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो मूवमेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं पे बहुत देर तक रुका तो नहीं है। तो इसके माध्यम से हम अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। इसके बाद हमारा पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। अगर मेले की बात करें तो पूरा मेला 25 सेक्टर्स में विभाजित है। हर एक सेक्टर में एक सेक्टर मेडिकल ऑफिसर होता है, हर एक सेक्टर में 1 या 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स होते हैं, हर एक सेक्टर में 8 से 10 सुपरवाइजर्स होते हैं और इसके नीचे हमारे सफाई कर्मी आते हैं। और जैसे सफाई कर्मियों को अगर डिफाइन करें तो एक गैंग होता है, उसमें एक मेट होता है, एक मिठाइन होती है और 10 सफाई कर्मी होते हैं। तो सफाई कर्मियों की उपस्थिति के लिए हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जब वो हमारे सैनिटेशन कॉलोनी से निकलते हैं तो सैनिटेशन कॉलोनी में जब निकलते तब उनकी अटेंडेंस ली जाती है, और जब वो मौके पे आते हैं तो सुपरवाइजर से सुनिश्चित करता है कि जितनी गैंग उसके एरिया में डिप्लॉय थी, मान लीजिए मेरी जिम्मेदारी इस एरिया को सफाई करना, बस 3 गैंग है, तब वो उसकी जो 8 घंटे की शिफ्ट है उसमें वो सुनिश्चित करता है कि वो 3 गैंग वहाँ पे उपस्थित है कि नहीं है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म हमारा बना हुआ है इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए और रिव्यू करने के लिए। जी, मतलब आपकी चीज़ों को जितना समझा जाए उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है और इसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है, लेकिन आप सभी ने पॉसिबल करा है। देखिए, आप लोगों की तरफ से जो प्लान्स हैं वो बनते हैं और आप उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन आम जनता है, हमने भी देखा घाटों पे सफाई तो बहुत है लेकिन घाटों पे लोग कपड़े छोड़ के चले जाते हैं, पॉलीथिन्स जो सामान रखने के लिए खरीदते हैं वो वहाँ है। तो इन सब चीज़ों का फिर आप करते क्या हैं? क्योंकि घाटों पे सफाई हो रही है, लगातार कपड़े उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता नहीं मानती फिर भी। तो आप कैसे जनता को समझाते हैं या कैसे समझाएंगे, या कैसे क्या यूज़ होता है उन सभी चीज़ों का? मतलब ये तो एक परेशानी की बात है कि जितने भी लोग स्नान करने आते तो एक उनमें पता नहीं क्या बिलीफ है कि जो भी उन्होंने पहना है सब वो छोड़ के जाते हैं और अपना नया जो भी कपड़ा जूता है वो पहन के जाते हैं। तो आप घाट में देखेंगे, आपको हमेशा देखिए कोई स्नान करने आया, उसने वहीं कपड़े पहने, वहीं पे अपना उतार दिया और चेंज करके चला गया। तो आई थिंक एक थोड़ा एक कल्चरल एक एस्पेक्ट है और एक बिहेवियर की बात करते हैं कि लोग वहीं पे छोड़ दे रहे हैं, भले वहाँ पे डस्टबिन हो तो लोग डस्टबिन तक नहीं वहाँ पे उसको फेंक रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स भी बने हुए हैं और यूरिनल्स भी लगे हुए हैं, स्टिल लोग बाहर यूरिनेट कर रहे हैं। चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोग यूरिनेट कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। अगर लोग
जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं अगर उसको अच्छे से यूज़ करें तो आई थिंक चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाएंगी। ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि चीज़ें बहुत गंदी नहीं है या फिर जो एफर्ट डालने की आवश्यकता है वो मैनेजेबल है। बट चूंकि ये इतनी अव्यवस्था कभी कभी हो जाती है तो उसके वजह से जो हमारे सफाई कर्मी जो लगे हुए हैं दिन रात लगे हुए हैं बहुत मेहनत करते हैं तो उनका थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और इन चीज़ों को सुव्यवस्थित करना फिर एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोगों का आना स्नान करना कपड़े वहीं छोड़ देना पूजा सामग्री वहीं पे हमारी मतलब नदी में छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें तो ये सारे चैलेंजेस तो हैं ही। तो इसको हमारे सफाई कर्मी बहुत ही तन्मयता के साथ और बहुत ही कमिटमेंट के साथ उसको लेते भी हैं और सफाई भी करते हैं। तो जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है ये सारा हमारे लाइनर बैग में जाके इकट्ठा होके जो बसवार में नैनी में हमारा जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है ये वहाँ पे जाता है और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग है कि ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी कंपोस्टिंग होती है जो रिसाइकलेबल है उसको फर्दर रिसाइकिल किया जाता है और कुछ जिसको हम कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं वेस्ट में निकलते हैं जो हम सीमेंट फैक्ट्रीज में देते हैं कि वो एज ए फ्यूल यूज़ हो और जो ऐसी चीज़ें जिसको फर्दर ना तो प्रोसेस कर सकते हैं ना ही उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं तो सैनिटरी लैंडफिल साइट वहाँ पे बनी है उसको वहाँ पे हम लोग डंप कर देते हैं। अच्छा तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने जान ली कैसे आप हेल्थ और सैनिटाइज चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका एग्जाम्पल भी हम लगातार देखते जा रहे हैं चाहे वो हेल्थ प्रोसेस हो चाहे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो वो सारी सुचारू रूप से यहाँ चल रही है। आप एक अधिकारी हैं IAS ऑफिसर हैं कभी जैसे इतना बड़ा मेला है कभी ऐसे चैलेंजेस आते होंगे कि थोड़ा सा डाउनफॉल आता होगा या आपको मतलब सोचने के लिए ऐसा होता होगा कि अरे ये क्या हो गया मैं कैसे संभालूं कैसे मैनेज करूं तो उस बीच में आप क्या करते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक अभी तक ऐसा आया नहीं है एक्चुअली। मेले में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि मेला जैसे बाकी चीज़ें चलती हैं जैसे बाकी डिपार्टमेंट चलते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी कोर टीम है और कोर टीम के बाद भी जितने एडिशनल टीम भी आती है इतनी हार्ड वर्किंग है और मेरे को नहीं लगता कि मैं अगर कहीं पे भी जाऊंगी तो मेरे को इतनी हार्ड वर्किंग टीम मिल सकती है। आप कभी भी मैं आज के दिन की बात कर रही हूँ अगर आप 2 बजे भी आएंगे 3 बजे भी आएंगे तो लोग काम करते हुए दिखेंगे। मतलब यहाँ पे लोग इतने कमिटमेंट के साथ काम करते हैं इतना हार्ड वर्किंग यहाँ पे कल्चर है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये कोई ऐसी सिचुएशन आ गई या फिर ऐसी कोई समस्या आ गई जिसका निस्तारण नहीं है या फिर कभी आपको फटीग फील हो कभी आपको लगे कि नहीं अब थक गए अब आराम चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो 2-2 3-3 घंटे सो के काम कर रहे हैं। तो आप उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते कि भाई टीम इतना कमिटेड है तो आप भले अब पहले कितना काम करते थे आप उससे कितना ज़्यादा और कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट और मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कितना मैक्सिमम हो सके हमेशा आप उसी लेंस से देखते हैं। और मैं ये बात सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ यहाँ पे एक एक व्यक्ति जो मेले से जुड़ा हुआ है मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ कि इतने कमिटमेंट के साथ मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मैंने देखा और आगे मैं देखूंगी। मतलब हैट्स ऑफ टू ईच वन ऑफ द स्टाफ ईच वन ऑफ ऑफिसर हु इज़ पार्ट ऑफ दिस टीम। उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की है इतना कमिटमेंट और इतनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाई है इसके वजह से ही ना कि आप 4000 हेक्टेयर में करोड़ों लोग आ जा रहे हैं। सिर्फ आपके प्रयागराज के नहीं आपके आसपास के जनपदों के आसपास के स्टेट्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आपके छोटे छोटे गाँव से एक जो गरीब व्यक्ति होता है उससे लेकर आपके ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक आपके इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन तक। तो इतने बड़े स्केल की व्यवस्था देना कि आप एक बहुत ही छोटे से गांव के पिलग्रिम से लेकर आप इंटरनेशनल किसी सेलिब्रिटी को फैसिलिटी दे सकें और कोई भी बिना किसी शिकायत के जाए तो इतनी बड़ी चीज़ को प्लान करना बहुत छोटी बात नहीं है। भले बाहर से कोई आए उसको लगे कि अरे ये तो एक मेला है बट ये सिर्फ मेला नहीं है। मतलब ये एक अपने आप में आई थिंक सबसे चैलेंजिंग काम होगा जो याद मैंने किया होगा या यहाँ पे अब किसी टीम ने किया होगा क्योंकि देश भर मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये रिलीजियस गैदरिंग है और इतने कम समय में इतने करोड़ों लोग का आना यहाँ पे रहना यहाँ से जाना उनके लिए सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो स्वच्छता हो चाहे पानी हो चाहे सीवरेज हो चाहे विद्युत हो चाहे रोड्स हो चाहे उनका अपना इंटरनल एक्सपीरियंस हो चाहे मंदिर हो चाहे इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ हो चाहे खाने की व्यवस्था हो चाहे कोई भी सर्विसेज हो पुलिस की व्यवस्था हो ये सारी चीज़ें किसी एक पॉइंट पर लेकर आना इतने कम समय में और किसी को कोई शिकायत ना हो किसी को ये ना लगे अरे हम कहाँ आ गए। तो इतनी सारी चीज़ें देना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। तो बहुत सारी लोगों का इसमें मेहनत है श्रद्धा है उनका कमिटमेंट है। तो
मतलब ये एक बहुत ही लक रहा मेरा कि कभी ऐसे कभी पॉइंट आया नहीं कि मेरे को लगे कि अरे ये मतलब ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपने बताया कि इतने बड़े ह्यूज लेवल पे आपकी जो टीम लगी है, सफाई कर्मचारी लगे हैं, 24 घंटे काम करना होता है, ड्यूटी होती हैं, क्या सुविधा दे रही हैं आप उनको? और इसी में मेरा ये भी सवाल रहेगा कि पहले होता था कि यात्रा में बड़े बुजुर्ग जाते थे, जो नहाने बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, स्नान करने, लेकिन इस बार देखा कि हर तबके का, हर उम्र का यहाँ लोग आए और युवा भी यहाँ ज़्यादा जुड़े। क्या व्यवस्था रही, कैसे आपने मैनेज करा, वो बता दीजिए। अगर हमारे सफाई कर्मियों की बात करें तो उनके लिए रहने के लिए हम लोग सैनिटेशन कॉलोनीज़ बनाते हैं, तो हर एक सेक्टर में सैनिटेशन कॉलोनी रहती है। हम लोग ने 3 मॉडल सैनिटेशन कॉलोनीज़ भी बनाए हैं जहाँ पे मॉडल स्कूल्स बने हुए हैं। तो जितने भी सफाई कर्मी आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं जनरली, तो उनके बच्चों का जो एजुकेशनल गैप ना हो इसके लिए हम लोग प्राइमरी स्कूल उनकी सैनिटेशन कॉलोनी में बनाते हैं। छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाते हैं। हमारे जितने भी भंडारे चलते हैं उनके साथ उनको संबद्ध करते हैं हम, ताकि वहाँ पर फ्री में उनको दिन में 2 बार खाना मिल सके। इसके बाद जो PDS सिस्टम होता है, PDS सिस्टम से हम उनका राशन कार्ड बनाते हैं ताकि लोग जो अपना खाना बनाते हैं वहाँ पे उनको राशन मिल सके, वो अपना खाना बना सके। इसके बाद हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि 15 दिन में उनके खाते में पैसा जाए। तो अगर मेले के इतिहास की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी कि किसी भी सफाई कर्मी ने स्ट्राइक नहीं की। जनरली ये ट्रेंड रहता था कि मौनी अमावस्या से 1-2 दिन पहले लोग स्ट्राइक करते थे, काम रोक देते थे कि उनको जो भी पैसे मिल रहे हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो इस बार व्यवस्थाएं आई थिंक इस लेवल पे थी कि लोग को स्ट्राइक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके साथ ही साथ स्वच्छ कुंभ कोष एक हमारा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में घोषित किया था। उसके अंतर्गत हम इनको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देते हैं जो 2-2 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो ये सारी सुविधाएं हम अपने सैनिटेशन वर्कर्स को यहाँ पे देते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका दूसरा सवाल था कि इस बार देखा गया कि बहुत डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट प्रोफाइल के लोग यहाँ पे आए हैं। आई थिंक मतलब इस बार जो मेले का स्केल है बहुत ही बड़ा है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुंभ का प्रचार प्रसार हुआ, कुंभ के महत्ता को लोगों ने समझा। और यहाँ पे जितने भी पूजनीय हमारे अखाड़े हैं और जितने भी हमारे जो बड़े बड़े संत हैं, शायद उनका भी एक वो रहा कि उनके श्रद्धालुगण और उनसे मिलने के लिए बहुत बड़ी तादाद में संख्या है। इसके बाद ये थोड़ा इंस्टाग्राम का भी ज़माना है कि बहुत सारे रील्स बनाए लोगों ने कि कुंभ में ऐसा रहा वैसा रहा, ये देखा वो देखा। तो वो सारी चीज़ें भी शायद लोगों को एक आकर्षण का उनको एक माध्यम मिला। तो इतने सारे डाइवर्स एज ग्रुप के लिए, डाइवर्स प्रोफाइल ग्रुप के लिए हम लोग ने सुनिश्चित किया कि उनके हिसाब की यहाँ पे व्यवस्थाएं हों। जैसे अगर जो हार्ड को श्रद्धालु आते हैं जो सिर्फ पूजा करने आए तो उनके लिए जो हमारे घाट, तो हम लोग ने जो 12 किलोमीटर का घाट बनाया वो तो है ही उनके स्नान के लिए। इसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे मंदिर हैं जी, उनका पुनरुद्धार किया हम लोगों ने। जैसे अक्षयवट कॉरिडोर बना, सरस्वती कूप कॉरिडोर बना, और जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है जो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन पॉइंट है लोगों के लिए, लोग की श्रद्धा का जो एक नोडल पॉइंट मैं कह सकती हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जीबिशंस लगी, डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर बना जहाँ पे डिजिटल एक्सपीरियंस लोग को मिलता है वहाँ पे। इसके साथ साथ डिफरेंट पार्क्स यहाँ पे बने, जैसे यहाँ पे शिवालय पार्क बना है अरैल साइड में, संस्कृति कुंभ है, कला कुंभ है। तो डिफरेंट एज प्रोफाइल के लोगों को केटर करने का इस बार प्रयास किया गया है। और मतलब ये एक अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि किसी एक जगह पे हम इतने बड़े डाइवर्स ग्रुप को अट्रैक्ट कर पाए। और इतने लोग, मतलब अभी भी इतने सारे लोग हैं, मेरे को पर्सनली कॉल आते हैं कि कब आए कुंभ, मतलब जिनसे बहुत समय से बात नहीं हुई वो भी आना चाहते हैं, परिवार वाले भी आना चाहते हैं, दोस्त भी आने चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक सफलता ही कहेंगे कुंभ की कहानी की, एक सफलता ये कि इतने करोड़ों की संख्या में लोग डेली आ रहे हैं। अगर कुछ कमी रहती तो एक पॉइंट के बाद चीज़ बंद हो जानी चाहिए, बट कंटिन्यूस इनफ्लो आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जो लोगों ने शेयर किया, चाहे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू किया हो, चाहे इंस्टा से किया हो, सोशल मीडिया से किया हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हुआ हो। तो ये एक सफलता की एक इंडिकेटर ही है कि लोग अभी भी आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, और ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोग आ ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। और आई थिंक 26 फरवरी तक ये जो लोग आने का सिलसिला ये चलता रहेगा, जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने ये विशेष पॉडकास्ट देखा और जान लिया होगा कि कुंभ में आप बस आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन ये जो भव्य दिव्य कुंभ इतने सुचारू रूप से चलता है,
कहीं भी कोई कमी नहीं नज़र आती, चाहे साफ़ सफाई में हो, लोगों के रहने में हो, खाने में हो। ये व्यवस्था कैसे होती है, बड़े बड़े अमृत स्नान पर ये व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चलती हैं ताकि आप श्रद्धालु आसानी से संगम में डुबकी लगा सकें। तो पीछे इसके बहुत बड़ी टीम रहती है, कई महीनों की मेहनत रहती है, कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है, तब जाकर इतना भव्य दिव्य कुंभ पूरा हो पाता है। तो हमारे साथ IAS अफसर आकांक्षा राणा जी थी, जिन्होंने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं और साक्षी बनी है 144 साल बाद आए महाकुंभ की, और कई तरह की आपने सुविधाएं दी। हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही सक्सेस होती रहें और ऐसे ही जो आने वाले कुंभ हैं उन्हें सुचारू रूप से अपनी टीम के साथ संचालन करें उनका। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपको ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, जो जनसैलाब उमड़ रहा है उससे भी मिलवाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।